ये हो गया, ये रेंज हो गया। अब जो है थोड़ा आप लोग बता दीजिए, ये नेफ्रॉन है, बताइए एक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं? 10 लाख होते हैं भाई। नेफ्रॉन को किडनी का क्या कहते हैं? नेफ्रॉन को क्या कहते हैं? किडनी का क्या होता है वो? नेफ्रॉन जो है किडनी का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है भाई। नेफ्रॉन क्या है? किडनी का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है, ये याद रखना है, ठीक है। पूछता अगर एक नंबर में पूछ दिया कि भाई निम्न में से किडनी का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, ऑप्शन दे दिया उसी में आपको, उसी में आपका नेफ्रॉन या वृक्क नलिका दिया हुआ है, और भी तंत्रिका कोशिका या अन्य कोशिकाओं का भी नाम लिख दिया, अन्य नलिकाओं का भी नाम लिख दिया। तो भाई नेफ्रॉन क्या होता है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है, किसका? किडनी का, ठीक है ना। इसके कितने पार्ट्स होते हैं? तो भाई बताइए, प्रिंस खड़े जी, प्रिंस, और बताओ इस पार्ट्स का क्या नाम है? ये वाला पार्ट्स का नाम बताओ, इस वाले पार्ट्स का क्या नाम है बताओ। हाँ, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, चलो बता दो यहाँ पे क्या लिखा है। हम हिंदी में कल लिखे थे, वुमेन संपुट लिखे थे ना, कि ये जो कटोरी जैसे जो प्याले जैसे जो कटोरी जैसे संरचना दिख रहा है, यह है क्या? ये है आपका वुमेन संपुट है, इसको वुमेन संपुट कहते हैं, जो कटोरी की तरह संरचना दिखता है, ठीक है ना। जो कटोरी की तरह संरचना होता है उसे हम लोग वुमेन संपुट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बीच में ये जो खूब ज्यादा कुंडलित है, इसके अंदर पतली पतली क्या नसें हैं, उसका नाम क्या है? ग्लोमेरुलस। क्या नाम है? ग्लोमेरुलस कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। बैठ जाइए, ठीक है, उसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो एक हो गया आपका वुमेन संपुट। अब वुमेन संपुट के भीतर होता है क्या? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या है? ये जो नस आया है, इधर से जो नस आया है और इधर से जो नस निकल रहा है, यहाँ पे क्या यही नस आकर खूब ज्यादा यहाँ पे कुंडलित हो गया है, पतली पतली नलिकाओं का बन गया है, जो छन्नी की तरह काम करेगा। ग्लोमेरुलस क्या छन्ने की तरह काम करता है, वो छानने का काम करेगा, मेन वही है, वही से ब्लड छनेगा। अच्छा, इस ये जो नस आ रहा है जिसको लिख रहा है एफरेंट एट्रियोल, तो एफरेंट एट्रियोल को हिंदी में क्या बोलते हैं? कल लिखवाए थे, कौन सी ये धमनिका है? अभिवाही धमनिका। बताओ क्या फायदा है पढ़ाने से जब तुम लोग याद ही नहीं करके आए हो? कल चेतावनी दिए थे कि याद करके ही आना, पढ़ाना बंद कर देगा तुम लोगों को, ठीक है। क्या बोलते हैं? अभिवाही धमनिका। क्या बोलते हैं? और जो यहाँ से नस निकलेगा उसे क्या बोलेंगे? अपवाही धमनिका। अपवाही जो लेकर आ रही है ब्लड को अभिवाही, जो लेकर जा रही है उसे अपवाही। दोनों में से किस नली का व्यास ज्यादा होता है, किसका कम होता है? मतलब कौन मोटा होगा कौन पतला होगा? अभिवाही मोटा होता है, इसका व्यास ज्यादा मतलब चौड़ा होगा ये। ये वाला अपवाही जो है पतला होगा, ठीक है ना। अच्छा बताइए, तो भाई यहाँ पे यही पे 3 पार्ट्स हैं, क्या है? तो भाई इसको जो प्याले की तरह दिख रहा है इससे बोलते हैं हम लोग वुमेन संपुट। क्या बोलते हैं? वुमेन संपुट। जो गुच्छे की तरह दिख रहा है उसे बोलते हैं हम लोग ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और इसके बाद से ये जो धमनिका लेकर आ रहे रक्त को उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अभिवाही। और जो लेकर जा रहे उसे क्या बोलते हैं? अपवाही। अपवाही, ठीक है। भूल रहे हैं तो एक बार जो पढ़ा दिए हैं अपलोड भी कर दिए आज का, ठीक है, चैनल पर, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, ग्रुप में भेजे हुए हैं, ठीक है। उसको देख करके याद कर लीजिए, 2-3 बार देख लेंगे पूरा याद हो जाएगा, ठीक है ना। सेम एक ही चीज बार बार देखेंगे याद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे ये इस वाली टेढ़ी-मेढ़ी संरचना है ना जी, इस टेढ़ी-मेढ़ी संरचना क्या बोलते हैं भाई? इसको हम लोग शॉर्टकट में बोले थे पीसीटी। क्या बोलते हैं? पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। इसको बोलते हैं समीपस्थ संवलित नलिका। क्या बोलते हैं? समीपस्थ संवलित नलिका, ये ना। अच्छा, ये जो नीचे की तरफ जो जा रही है चौड़ी नली, इसको क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं अवरोही, अवरोही नलिका बोलते हैं। आज जब ये ऊपर जा रहा है यहाँ से, ये आरोही। आज जो पतरका है हेनेलुक, क्या बोलते हैं? हेनेलुक।
भाई अवरोही और आरोही के बीच में जो नली होगी पतला सा उसे बोले हैनेले लूप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हैनेले लूप। टेढ़ा मेढ़ा दूर का जो भाग इसे क्या बोलते हैं? डीसीटी। क्या बोलते हैं? डीसीटी। क्या बोलते हैं? डीसीटी। दूरस्थ स्तंभित नलिका, डिजिटल कन्वर्टर ट्यूब्यूल्स बोलते हैं इसको, दूरस्थ स्तंभित नलिका। ये वाली जो नली है क्या कहलाती है? संग्रह नलिका। कौन सी नलिका? संग्रह नलिका। हल्का पढ़े हैं, संग्रह नलिका कहते हैं जी। संग्रह नलिका क्या करती है? ये जो फिल्टर से जो ब्लड मतलब ब्लड कर रहे हैं, जो मूत्र जो बन चुका है वो क्या कर रहा है? इसी नलिका में यहाँ पे भाई ये सब क्या ये क्या है? यहाँ पे एक दूसरा नेफ्रॉन है, यहाँ से एक दूसरी नेफ्रॉन आएगा, ये दूसरे नेफ्रॉन आएगा, अलग अलग नेफ्रॉन आकर यहाँ पे मिलेंगे। और ये क्या एक चौड़ी नली है, इसी के अंदर सब आकर के क्या होगा? मूत्र जमा होगा। क्योंकि एक किडनी के अंदर कितने हैं? 10 लाख नेफ्रॉन है। सब क्या करते हैं? ब्लड को फिल्टर करते हैं और यूरिन बनाते हैं। तो बहुत सारे नेफ्रॉन का जो अंतिम छोर होगा ये वाला जो भाग किसमें? संग्रह नली में आके जुड़ता है। ये नली क्या करते हैं? लास्ट में क्या करते हैं? ये जाकर कहाँ जुड़ते हैं भाई? जो मूत्रवाहिनी होता है जो कहाँ तक जाता है? मूत्राशय तक जाता है, तो उसमें जाकर ये जुड़ जाता है। और वो क्या करते हैं? वहाँ से मूत्रवाहिनी के द्वारा जो मूत्र होता है वो सीधा जो है मूत्राशय में जाकर जमा होता है और वहाँ से मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकलता रहता है ना। ये बात ध्यान रखना। अब थोड़ा ये जो समझाया है यही चीज आपको मिलेगा यहाँ पे, ये वाला। इसी को अगर मान लीजिए फिगर अगर पता है, इसके बारे में अगर लिखना भी होगा तो कैसे लिखेंगे? तो नेफ्रॉन की संरचना यहाँ पे हेडिंग है ना। इसमें क्या बोल रहा है कि भाई ब्रिक में लगभग 10 लाख ब्रिक नलिकाएं या नेफ्रॉन, ब्रिक नलिकाएं कह लीजिए चाहे उसी को क्या बोल लीजिए? नेफ्रॉन। भाई उसी को आप ब्रिक नलिकाएं बोल लीजिए या क्या बोल लीजिए? नेफ्रॉन। उसी को हम नेफ्रॉन बोलते हैं। ठीक है, आज संस्कारी हो गए बड़ा रोज ना पूछ आज तो पूछ दे कहीं वीडियो बनता ना। चलो ठीक है, ऐसे ही लेट आइए। ठीक है, तो कल से एंट्री नहीं होगा लेट आने वालों का। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। साफ नहीं आ रहा है? क्यों? समझ आ रहा है? ठीक है, साफ आ रहा है। इतना तो साफ, बहुत साफ आ रहा है। कहाँ हैं आप लोग? चलो चलो चलो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ठीक है ठीक है, बहुत साफ है। मालूम है जो अपलोड किया 5 GB में अपलोड हुआ है। 5 GB में 5000 MB लगा उसमें। ठीक है ना, वाईफाई से अपलोड किए हैं। चलो यहाँ पे ध्यान दो, छोड़ दो दुनियादारी का। कितने नलिकाएं होती हैं? 10 लाख नलिकाएं होती हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। प्रत्येक ब्रिक नलिका का आरंभ प्याले जैसी संरचना, प्याले मतलब क्या? कटोरी जैसी संरचना। क्या बोलते हैं उसको? प्याले जैसी संरचना क्या बोलते हैं? बोमेन संपुट बोलते हैं ना, वही लिख रहा है देखो, जिसे बोमेन संपुट जो पहले जैसे संरचना से क्या बोलेंगे? बोमेन संपुट। पहले से पता है ना। अच्छा, यह कोशिका गुच्छ जो उसमें कुंडलित है नली जो है, जो अभिवाहित धमनिका आ रही है, पूजा कुंडली बन जा रही है, जिसको हम फिल्टर बोल रहे थे, जिसको ग्लोमेरुलस बोल रहे थे, उसी को हम हिंदी में कोशिका गुच्छ भी बोल सकते हैं। ग्लोमेरुलस नामक रक्त कोशिकाओं के एक जाल को घेरा रहता है। कौन? बोमेन संपुट। बोमेन संपुट क्या करता है? ऐसे घेर कर रखता है किसको? उसके भीतर क्या होता है? ग्लोमेरुलस होता है, जिसको हम कोशिका गुच्छ भी कह सकते हैं ना। अच्छा, बोमेन संपुट एवं ग्लोमेरुलस को निम्नलिखित रूप में सम्मिलित रूप से मेलपिगियन नलिका या मेलपिगियन कोश कहते हैं। समझिएगा, हजम कोटोरी जैसे जो बना हुआ है उसके अंदर, ठीक है, जो कोटोरी जैसे जो बना हुआ है, जो कटोरी जैसे जो उसके भीतर जो बना हुआ है, इसके बहुत बड़ा है, ठीक है ना। ये जो कटोरी जैसे उसके भीतर बना है तो क्या होता है? यहाँ पे क्या होती है? कुंडलित नलिकाएं होती है ना जी। ठीक है, तो कह रहा है कि इसको हम बोमेन संपुट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? बोमेन संपुट कहते हैं। आइए जो ऐसे जो यहाँ से मान लीजिए कि अभिवाही है, ये अपवाही है ना। तो ये क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ऐसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बोमेन संपुट। ये बोमेन, इन दोनों को मिला देंगे तो क्या कहलाएगा? उसे बोलेंगे मेलपिगियन कोश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेलपिगियन कोश। मतलब कि हम कह सकते हैं कि मेलपिगियन कोश बराबर बराबर क्या भाई? बोमेन संपुट, बोमेन संपुट प्लस ग्लोमेरुलस लिख सकते हैं ना जी। ग्लोमेरुलस क्योंकि कह रहा है कि इन दोनों को मिलाकर क्या कहलाता है? उसी को हम बोलते हैं मेलपिगियन कोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेलपिगियन कोश।
तो भाई बोमेन संपुट प्लस ग्लोमेरुलस को हम क्या बोलेंगे, उसे हम लोग मैक्रोपिगम कोष बोलेंगे। याद रहेगा? अच्छा ठीक है, ये याद रखना है। इसके आगे देखिए यहाँ पे ब्रिक नलिका के काय में एक समीपस्थ और एक दूरस्थ कुंडलित भाग होता है। मतलब क्या होता है, ब्रिक जो नलिका होता है, और मान लीजिए इसके नलिका नीचे आएगा ना जी, ये वाला भाग कैसा होता है, ये भाग टेढ़ा मेढ़ा होता है भाई। इसके पास है तो इसको समीपस्थ बोलते हैं, पीसीटी बोलते हैं इसको हम पीसीटी बोलते हैं। और फिर ये क्या करते हैं, ये आगे चलता है, ठीक है, चौड़ा होता है, फिर से पत्ते नली में बढ़ जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे हेल्ले लूप बोलते हैं, और इसको बोलते हैं अवरोही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवरोही बोलते हैं। तो वही कह रहा है कि जो एक समीपस्थ कुंडलित होता है, एक दूर कुंडलित होता है, ठीक है ना। एक मतलब कि इसके नजदीकी होता है और एक दूर होता है, ठीक है। अब फिर क्या बोल रहा है कि भाई जो इसके समीपस्थ वाले का जो भाग, जो कुंडलित भाग होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे आरोही भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? इसके भाग जो होगा आगे, उसे आरोही भाग बोलेंगे। और फिर जो है उसके बाद प्रांतस्थ या जो भी हो, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं ये वाला दूरस्थ वाले भाग में जो होगा उसे क्या बोलेंगे, अधिरोही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अधिरोही चाहे आरोही, एक ही चीज है, कल लिखवाए थे। तो भाई ध्यान रखो, अधिरोही अवरोही या आरोही चाप के बीच एक विशेष भाग को क्या बोलते हैं, हेल्ले लूप बोलते हैं। जो नीचे की तरह से मुड़ा दिखा है उसको बोल लेते हैं हेल्ले लूप। पता है ना, ये इतना ध्यान रखेंगे। अब कह रहा है कि अधिरोही मतलब क्या, आरोही। अधिरोही चाप आगे की एक संग्राहक नलिका में खुलती है। आप देखे भी है संग्राहक नलिका में ये जो अधिरोही भाग होता है, ठीक है ना, किधर आगे होगा, अगले वाले में ये ना जी, ये भाग यहाँ से क्या करते हैं, ये आगे चल करके यहाँ पे खुले। कौन सी नलिका है? संग्राहक नलिका, ठीक है ना, संग्राहक नलिका। वही चीज है जो वहाँ पे हमने समझे उसी चीज को वहाँ पे लिखा गया, ठीक है ना। इसको आप लिख लेंगे एक जैसे, ठीक है, जो समझाया वही चीज लिखा हुआ है। अच्छा, ये नेफ्रॉन की संरचना हो गया। किसकी संरचना हो गया? नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन क्या करता है, फिल्टर करने का काम करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये भी समझेंगे अभी समझेंगे, लेकिन पहले इसके आगे थोड़ा ये समझ लेते हैं। ब्रिक का कार्य, ब्रिक मतलब किडनी का कार्य। किडनी के भीतर क्या है कि किडनी किससे बना हुआ है, देखा जाए तो किडनी नेफ्रॉन से बना हुआ है। किडनी किससे बना है? क्योंकि एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई बोलते हैं। मतलब पूरा किडनी जो है नेफ्रॉन से बना हुआ है। किससे बना है? तो किडनी का कार्य मतलब नेफ्रॉन का कार्य क्या है, ये ना जी, वही चीज है नेफ्रॉन के भीतर हो। तो देखिए किडनी का कार्य क्या है, अरे किडनी का जो कार्य है, ब्रिक द्वारा मूत्र निर्माण और उत्सर्जन की क्रिया निम्नलिखित 3 चरणों में पूर्ण होता है। कि जो मूत्र जो बनने की जो प्रक्रिया या जो उत्सर्जन की जो प्रक्रिया है, इसको 3 चरणों में हम क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। पहला चरण क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्योंकि जो ग्लोमेरुलर होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एक होता है। दूसरा होता है ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण। क्या होता है? ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण मतलब दोबारा अवशोषित करना। और तीसरा होता है ट्यूबुलर श्रवण। 3 चरण है, तीनों चरण याद रखेंगे। इसके कार्य जो ब्रिक है, जो किडनी का है, कार्य 3 चरणों में है, याद रखना है। क्या है? पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा है ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण और तीसरा है ट्यूबुलर श्रवण। फिल्ट्रेशन का मतलब छानने की प्रक्रिया, कोई छाना जाएगा उसी को फिल्ट्रेशन बोलेंगे। अब पुनर्अवशोषण का मतलब जो उसके अंदर छान के जो नीचे गिरा उसमें जो भी आवश्यक चीज है उसको भी अवशोषित करना बोलेंगे। और ट्यूबुलर श्रवण का मतलब कुछ चीजें उसमें स्रावित भी की जाएगी, बाहर से उसके अंदर मिलाया भी जाएगा, आवश्यकता पड़ेगा। तो 3 चरणों को हम लोग डिटेल से जाना पढ़ने। आइए यहाँ पे देखते हैं। पहला पढ़ते हैं कि भाई ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में जो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस कहाँ होता है बताओ हमको, ग्लोमेरुलस कहाँ होता है? बोमेन संपुट के भीतर जो गुच्छिका है उसे क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलस बोलेंगे। तो वहां पे जब फिल्ट्रेशन होगा तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे ग्लोमेरुलस या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। भाई ग्लोमेरुलस के अंदर जो फिल्ट्रेशन होगा तो उस फिल्ट्रेशन को हम क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलेंगे। समझ में आ रहा ना? अच्छा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन यहाँ पे समझ करिए। ग्लोमेरुलस एक छन्ना की तरह कार्य करता है। अब किसकी बात देखो, यहाँ पे ग्लोमेरुलर लास्ट में यहाँ पे स है, तो ग्लोमेरुलस मतलब जो गुच्छ की बात है, कोशिका गुच्छ है, उसकी बात की जा रही है। तो वह कैसे काम करता है? एक छन्ना की तरह, मतलब छन्नी की तरह काम करता है। अभिवाही धमनिका, अभिवाही धमनिका कौन होती है? जो रक्त को लेकर आती है। अभिवाही धमनिका क्या करती है? जो रक्त का लेकर आती है, उसे क्या बोलते हैं? अभिवाही धमनिका। तो अभिवाही धमनिका जिसका व्यास अपवाही धमनिका से अधिक होता है, बताया है? अच्छा, रक्त के साथ अब रक्त कौन लेकर आ रहा है? अभिवाही। उस रक्त में क्या क्या है? तो उसमें यूरिया है,
यूरिक अम्ल है, जल है, ग्लूकोज है, लवण है, प्रोटीन इत्यादि ग्लोमेरुलस में लाते हैं। भाई उस रक्त के अंदर क्या है भाई, उसका रक्त के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सभी कोशिकाएं भी है उसके अंदर, और ये सभी चीजें उसके अंदर मौजूद है। ये पदार्थ बोमेन संपुट की पतली दीवार से छनकर वृक्क नलिकाओं में चले जाते हैं। कह रहे कि ये जो पदार्थ होते हैं छनते हैं, जो ब्लड वगैरह है, ब्लड के अंदर जो भी सेल है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा वगैरह जो भी है, वह छनकर ऊपर रह जाते हैं। बाकी ये सब भी पदार्थ क्या होते हैं, यूरिया, यूरिक अम्ल, जल, ग्लूकोज, लवण, प्रोटीन, ये भी क्या करते हैं कुछ मात्रा में छन करके, ये क्या होते हैं, जब यूरिया को शरीर से बाहर निकालना है ना, छन कर नीचे गिर जाएगा ना, जो भी आवश्यक चीजें हैं क्या क्या भाई, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्रोटीन, ये सब क्या करेंगे, जो ब्लड प्रोटीन है, प्रोटीन मतलब ये प्रोटीन की बात नहीं, ब्लड प्रोटीन की बात कर रहे हैं, वो क्या होगा, ब्लड में ही रह जाएंगे। जो अनावश्यक चीजें हैं वो क्या छन के नीचे गिरेंगे, छनकर नीचे गिरेंगे। जो छन के नीचे गिरेंगे ना, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे फिल्ट्रेट। क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट। समझ में आया? अब यहाँ पे देखिए जो समझा रहा है उसको समझना बहुत जरूरी है। जो लाइन यहाँ पे बताया गया है, क्या बताया गया है कि अपवाही धमनिका का व्यास कम होने के कारण, किसका व्यास कम होता है, अपवाही का, किसका ज्यादा होता है, अभिवाही। अभिवाही कौन सी धमनिका होती है, जो रक्त लेकर आती है। अपवाही कौन सी है, जो रक्त लेकर जाती है ना, गुक्ष से जो रक्त को बाहर लेकर जाएगी। तो अब बताओ यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखते हैं। अब ये बताइए कि ये मान लीजिए क्या है, ये क्या हम बनाए हैं, इसका नाम बताइएगा, क्या नाम इसका, बोमेन संपुट इसका नाम है ना भाई, इसका बोमेन संपुट नाम मान लीजिए है, बोमेन संपुट। इसके अंदर हम क्या बना दिए, इसका नाम ग्लोमेरुलस। क्या बोलेंगे, भाई इसका व्यास ज्यादा है, मोटा है, इसको पतला बना देते हैं ना भाई, ये एकदम पतला बना दिए, ये पतला हो गया। तो क्या होगा, जब रक्त यहाँ पे आएगा, छनेगा, छन कर जब इधर जाएगा तो इधर पतला है ना जी, पतला है तो प्रेशर बढ़ेगा ना, तो दाब यहाँ पे बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। और जब दाब बढ़ जाएगा तो फिल्ट्रेशन मतलब कि क्या होगा, छनने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी, होगी। छन कर क्या होगा, तेजी से जो हमारे अनावश्यक चीजें है वो क्या होगा, वो गिर जाएंगे और नीचे आ जाएंगे। ये जो चीज है जो यहाँ पे गिर रहा है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फिल्ट्रेट। क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट बोलेंगे। फिल्ट्रेट कहलाएगा, निस्यंद कहलाएगा, जो छन कर नीचे गिर रहा है। जो बाकी जो आवश्यक चीजें हैं वो क्या करेंगी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, वो सब का वो निकल करके अगले अपवाही धमनिका से वो फिर से बाहर निकलेंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो देखो क्या बोल रहा है कि अपवाही धमनिका का व्यास कम होने के कारण ग्लोमेरुलस में रक्तदाब बढ़ जाता है। भाई यहाँ पे इसका व्यास कम है ना जी, तो जब इधर से ब्लड आएगा और इधर जाएगा तो ये पतला है, तो भाई क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा, और जब प्रेशर बढ़ेगा तो छनने की प्रक्रिया बढ़ जाएगी, उच्च दाब पर होगा। छनने की प्रक्रिया क्या होगी, उच्च दाब पर होगा। ऐसे फिल्ट्रेशन को हम क्या बोलते हैं, जिसके फलस्वरूप मतलब दाब बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप छनने की क्रिया उच्च दाब पर होती है, और उच्च दाब में फिल्ट्रेशन को क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या हो जाए, अगर कोई पूछ दे, एग्जाम में पूछ दिया, लघु उत्तरीय प्रश्न में या अति लघु में पूछ दिया कि भाई बताओ किडनी के अंदर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है, तो क्या बताइएगा, आप बता सकते हैं कि भाई जो अपवाही धमनिका का व्यास होता है, अभिवाही धमनिका के व्यास से कम होता है। तो जब ब्लड क्या होता है, अपवाही धमनिका में जाता है, तो ग्लोमेरुलस के अंदर क्या होता है, दाब बढ़ जाता है, तो वहां पे जो छनने की प्रक्रिया होती है वो उच्च दाब पर होता है। छनने की प्रक्रिया क्या होती है, उच्च दाब पर होता है। और जब छनने की प्रक्रिया उच्च दाब पर होता है, उसी दाब को या उसी फिल्ट्रेशन को हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। इसलिए उसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है, क्योंकि जो छनने की प्रक्रिया है वो उच्च दाब पर हो रही है। समझ में आया? इसके आगे देखिए अब क्या बोला है, करके प्लाज्मा के साथ, अब जो प्लाज्मा है उसके साथ क्या क्या होते हैं, लवण, ग्लूकोज, अन्य पदार्थ भी छनते हैं। कोशिकाएं और प्लाज्मा प्रोटीन बोमेन संपुट की भित्ति के लिए अपारगम्य होते हैं। इस करके इस फिल्ट्रेट को हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। मतलब कि जो अन्य चीजें हैं, कोशिकाएं हो गया, और क्या हो गया भाई, प्लाज्मा प्रोटीन हो गया, जो हम डब्ल्यूबीसी, आरबीसी की जो बात कर रहे हैं, वह छन करके क्या होते हैं, वो ऊपर ही रह जाते हैं, क्योंकि वह छन नहीं सकते हैं, नीचे नहीं जा सकते हैं। तो जो छन के नीचे गिर रहा है उसे क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे केवल फिल्ट्रेट लिखा है ना, उसमें हम ग्लोमेरुलर भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, ग्लोमेरुलर भी लगा सकते हैं। तो ग्लोमेरुलर उसको फिल्ट्रेट बोलेंगे, जो छन कर नीचे गिर रहा है। आज ऊपर जो बच गया वो आवश्यक चीजें हैं, उसमें डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स, वो सब उसके अंदर विद्यमान है। जो फिर से क्या होगा भाई, वो किडनी से जब बाहर निकलेगा तो बताओ हमको
जब किडनी से ब्लड बाहर निकलेगा तो किसके माध्यम से निकलेगा बाहर? किस नस के माध्यम से? शिरा के माध्यम से कि धमनी के माध्यम से? शिरा के माध्यम से ना, क्योंकि हमने लिखा था, कल पढ़े थे कि भाई धमनी क्या करता है, ब्लड को किडनी के अंदर लाता है और शिरा ब्लड को बाहर निकालता है। तो ये बताओ किसके अंदर छना हुआ ब्लड होगा, शुद्ध ब्लड होगा, मतलब कि किसके अंदर जो है शुद्ध ब्लड का मतलब क्या, जिसके अंदर यूरिक अम्ल ना हो। शिरा के अंदर होगा कि धमनी के अंदर? शिरा के अंदर होगा ना। हम शिरा को एक नाम से पुकारे थे कल, रीनल वेन, ब्रिक शिरा, ब्रिक धमनी ब्लड को अंदर लेकर आती है ब्रिक के अंदर, अब ब्रिक शिरा धमनी किडनी से ब्लड को लाती है। लेकिन जब शिरा बाहर लेकर आएगी तो वो ब्लड कैसा होगा, मतलब शुद्ध ब्लड होगा। शुद्ध ब्लड का मतलब यहाँ पे मतलब किससे है कि भाई उसके अंदर जो है यूरिक अम्ल या लवण जो अनावश्यक चीजें हैं वो उसके अंदर नहीं है, ठीक है ना। यहाँ से ये लेना देना है, ठीक है, बात समझ में आया? अच्छा, आज ये लेकिन उत्सर्जन में कहीं पे शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त की चर्चा नहीं करता है। उसको हम कहाँ पढ़े हैं? शोषण में पढ़े हैं। जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिला होता है उसको शुद्ध रक्त बोलते हैं, और जिस रक्त के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहता है उसे हम अशुद्ध रक्त कहते हैं। इसमें कहीं शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त नहीं मिलेगा, लेकिन हम यहाँ पे समझने के लिए कुछ देर के लिए बोल सकते हैं कि भाई, क्योंकि जो धमनी के द्वारा जो ब्लड अंदर जाएगा उसमें तो यूरिया वगैरह मिला है, तो हम बोल सकते हैं कि वो अशुद्ध है। और जब उसमें शिरा से बाहर आता है तो उसके अंदर यूरिया वगैरह नहीं है, तो उसे क्या बोल सकते हैं? शुद्ध है बोल सकते हैं, शुद्ध बोल सकते हैं ना। अरे बात को समझो, उसके बाद से बोलो। तुम लोग बात समझते नहीं हो, अशुद्ध अशुद्ध बोल रहे हो, समझो पहले। समझ नहीं रहोगा, दिमाग कहाँ है? ध्यान से सुनो तब ना। अभी क्या पढ़े हैं? अभी केवल हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पढ़े हैं। कहाँ हुआ है? ग्लोमेरुलस के अंदर हुआ है। कितने दाब पर हुआ है? उच्च दाब पर हुआ है। भाई उच्च दाब पर होने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं ना। भाई इसके अंदर फिल्ट्रेशन बहुत ही उच्च दाब पर होता है, इसीलिए उसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। देखो तुम हायर क्लास में जाओगे ना, अब वहाँ कितना दाब होता है ये भी तुमको बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पे बस इतना ध्यान रखना है कि भाई वो जो फिल्ट्रेशन की जो प्रक्रिया होती है उच्च दाब पर होती है। याद जाएगा? आगे बढ़ते हैं। अब आता है ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण। ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण का मतलब क्या? अब मान लीजिए जो नीचे की तरफ जो छन कर जो गिरा हुआ है उसे हम क्या बोल रहे हैं? उसे बोल रहे हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सॉरी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोल रहे हैं। वो कहाँ जाएगा बताओ? नीचे कहाँ जाएगा? किसके पास जाएगा? सबसे पहले किस नलिका के किस भाग के पास जाएगा? भाई पीसीटी के पास जाएगा, डीसीटी के पास जाएगा, कि आरोही के पास जाएगा, कि आरोही के पास जाएगा, कि हैंडल के पास? पीसीटी के पास जाएगा ना, पीसीटी के पास जाएगा ना सबसे पहले। आ जाओ यहाँ पे, वही चीज है। यहाँ से छन करके आएगा भाई, इधर आएगा ना तो ये पीसीटी ना है, ये पीसीटी वाला भाग है, तो पीसीटी के पास आएगा सबसे पहले। कहाँ आएगा? पीसीटी के पास, यहाँ पे आएगा। जब यहाँ पे आएगा तो भाई उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। अब जितना पानी छन कर गिरा सब बाहर थोड़ी ना निकल जाएगा। अब शरीर को क्या करना है? संतुलित भी तो रखना है, समझ रहे हैं ना। अब शरीर के अंदर सब ऐसा नहीं है कि सब ब्लड सब वाटर बाहर निकल दे जाएगा, या जितना भी उसके अंदर लवण है, जितना भी उसके अंदर ग्लूकोज है, या जितना भी उसके अंदर क्या है भाई प्रोटीन वगैरह, सब उसको बाहर ही नहीं निकालना है। बहुत सारी चीजें उसमें से हमारे लिए आवश्यक हैं, तो जो आवश्यक हैं जितनी मात्रा में चाहिए वो सब क्या होता है? वो अवशोषित कर लेता है। देखो ऐसे आप अनुभव भी किए होंगे, क्या करते हैं जब बहुत ज्यादा पानी पीते हैं तो क्या होता है भाई? यूरिन का भी त्याग ज्यादा करते हैं, मूत्र का त्याग ज्यादा करते हैं। पानी कम पीते हैं भाई, यूरिन का त्याग कम करते हैं, क्योंकि शरीर को पता है कि भाई ब्लड के अंदर कब पानी ज्यादा हो गया है और कब पानी कम हो गया है। उसको पता है, उसको संतुलित करना आता है, शरीर को संतुलित करना आता है कि वह कैसे अपने आप को मेंटेन कर सके। शरीर के भाई अंदर जो शरीर के अंदर जो है जल की मात्रा को क्या कर सके? वो नियंत्रित कर सके। तो भाई जो शरीर के अंदर जब जल की मात्रा को नियंत्रित किया जाएगा उससे हम लोग क्या जल संतुलन या ओस्मो रेगुलेशन बोलते हैं, कि भाई किस तरह से हमारा शरीर क्या करता है भाई? जल को नियंत्रित करने का काम करता है। इसी के माध्यम से ठंडी में क्या करते हैं? पानी ज्यादा पी लेंगे भाई, मूत्र बार बार त्यागना पड़ रहा है, या ठंडी के दिन में पानी कम आवश्यकता पड़ता है, पानी ज्यादा नहीं पीते हैं, क्योंकि उस समय हमारे शरीर के अंदर क्या होता है भाई? नमी रहता है। इस समय गर्मी है भाई, एक तो भाई वाष्पीकरण से निकल रहा है, दूसरा पसीना से निकल रहा है पानी, और जो है मूत्र के रूप से भी बाहर निकल रहा है। तरह तरह की शरीर के अंदर क्रियाएं हैं, तो पानी की आवश्यकता ज़्यादा है इस समय, ठीक है ना। इससे ज़्यादा पानी पीते हैं गर्मी के दिन में। यहाँ पे देखिए, अब आ जाइए पुनर्अवशोषण। पहला था फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, याद है सबको? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहाँ होता है बता सकते हैं हमको? ग्लोमेरुलस के अंदर।
होता है ना जी, ग्लोमेरुलस के अंदर। ग्लोमेरुलस होता कहाँ है? वोमेन संपुट में। कहाँ होता है? वोमेन संपुट में। अच्छा, वोमेन संपुट में जो अभी बताइएगा, अभी पढ़ा है इसके पहले, पूछ रहे क्वेश्चन बताइएगा। वोमेन संपुट प्लस ग्लोमेरुलस को एक साथ में क्या कहते हैं? मैलपिगियन कोष। क्या बोलते हैं? मैलपिगियन कोष। क्या बोलते हैं? मैलपिगियन कोष। याद रहेगा, चीजों को याद करो। अभी समझिए अब क्या हो रहा है, कहाँ आया है? आया है पीसीटी के पास। तो जो आवश्यक चीजें हैं, तीर चिन्ह को यहाँ पे दिखा, जो आवश्यक चीजें क्या किया जाएगा? वो अवशोषित कर लिया जाएगा। इसको बोलेंगे पुनर्अवशोषण। क्या बोलेंगे? पुनर्अवशोषण। जो आवश्यक चीजें वो क्या की जाएगी? वो अवशोषित कर ले, सोख लिया जाएगा फिर से। और जो अनावश्यक है फिर क्या करें? वो इधर आएगा। बहुत सारी चीजें क्या की जाएंगी? बहुत सारी चीजें जो इसके अंदर श्रावित भी की जाएंगी, छोड़ी जाएंगी, उसे बोलेंगे पुनः, उसे बोलेंगे श्रावण। 3 गो चरण होता है ना जी, एक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, एक पुनर्अवशोषण, ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण, एक है श्रावण, है ना? श्रावण है तो भाई ट्यूबुलर श्रावण भी बोल सकते हैं, श्रावण भी बोल सकते हैं, श्रावित किया जाएगा वहां पे। तो भाई ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में हम देख रहे हैं फिल्ट्रेशन हो रहा है। जब फिल्ट्रेट इधर आ रहा है तो उसमें से बहुत सारी चीजें क्या की जाएंगी? अवशोषित कर ले जाएंगे। देखो H2 पानी को भी अवशोषित कर रहा है, लवण को भी अवशोषित कर रहा है, ग्लूकोज को भी अवशोषित कर रहा है, अमोनिया को, विटामिन को कुछ मात्रा में इन सबको भी अवशोषित कर रहा है। फिर से क्या कर रहा है? बहुत सारी चीजें इसमें छोड़ा भी जा रहा है, ठीक है ना? टॉक्सिन, ड्रग्स, जो भी हम लोग दवाई वही खाते हैं, ठीक है ना, जो जहरीली चीजें हैं उनको फिर से क्या मूत्र में भेज दिया जाता है कि भाई तुम शरीर से बाहर निकल जा। तो बहुत सारी चीजें उसके अंदर क्या की जा रही है? श्रावित भी की जा रही है। यहाँ पर भी देखिए कुछ चीजें निकल रही है, कुछ चीजें अंदर जा रही है, कुछ चीजें निकल रही है। तो इस नलिकाओं के अंदर यही होता है, पुनर्अवशोषण और पुनर्श्रवण की प्रक्रिया चलती रहती है। समझ रहे ना? तो ये फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया हमारे अंदर होती है। बात समझ गए? तो वही आपको यहाँ पे दिखाया जाए। तीर चिन्ह अंदर का मतलब उसके अंदर पहुंचाया जा रहा है, भेजा जा रहा है, और तीर चिन्ह बाहर का मतलब उसमें चीजें निकल रही है, उसमें चीजें निकल रही है। समझ में आया ना? तो ये काम कैसे करता है भाई? काम कैसे करता है? तो उसकी क्रिया विधि 3 है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण और ट्यूबुलर श्रावण। ट्यूबुलर का मतलब नलिका से लेना देना है, जो नली के अंदर श्रावण होगा, नली के अंदर पुनर्अवशोषण होगा। बात समझ में आया? ये आपको समझाए। इसके आगे ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण का मतलब क्या समझ रहे हैं? कि जो फिल्ट्रेट के अंदर जो आवश्यक चीजें उससे क्या की जाएगी? अवशोषित कर ली जाएगी, मतलब कि उसमें से ले लिया जाएगा। शोषित देख रहे हैं, शोषित कर लेते हैं, ठीक है ना? शोषित कर लेते हैं, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है? शोषित कर लेते हैं। इसके आगे देखते हैं श्रावण में क्या होगा? कभी कभी बहुत सारी चीजें क्या की जाती हैं, उसके अंदर मिलाया भी जाता है नलिकाओं के माध्यम से, बैलेंस करने के लिए, संतुलित बनाए रखने के लिए बहुत सारी चीजें मिलाई जाती है। उसे तब उसे क्या बोलेंगे? तब उसे बोलेंगे ट्यूबुलर श्रावण बोलेंगे, ठीक है ना? ये भी नोट कर लेंगे, ठीक है? और जब उसके अंदर मिला देंगे, चीजें जब मिल रही हैं तो अंत में कहाँ जाएगा? अब वहां से निकल संग्रह नलिका में, और संग्रह नलिका से कहाँ जाएगा भाई? वो जाएगा मूत्रवाहिनी से होते हुए मूत्राशय में। तब उस ब्लड, तब उसको हम क्या बोलेंगे? तब उसे बोलेंगे ब्लैडर मूत्र, मतलब सीधा वो उसको मूत्र बोलेंगे, क्योंकि सब कुछ जितना करना था कर लिया गया भाई। उसमें से छानना था छान लिए, उसमें से कुछ चीज़ें आवश्यक थी उसको भी निकाल दी, कुछ मिलाना था मिला दिए। अब मिलाने के बाद जो बच रहा है वो क्या कहलाएगा? मूत्र कहलाएगा, यूरिन कहलाएगा। और वो मूत्र क्या होगा? मूत्र वाहिनी के माध्यम से कहाँ जाएगा? सीधा मूत्राशय में जाकर जमा हो जाएगा, और वहां से समय समय पर उसको त्याग दिया जाएगा, ठीक है ना? तो ये था कार्य, वृक्क का कार्य, किडनी का कार्य 3 चरणों में है, याद रहेगा, बहुत महत्वपूर्ण है वृक्क का कार्य। अब आइए मूत्र की बनावट, मतलब मूत्र में क्या क्या होता है? मूत्र में क्या क्या होता है? जो मूत्र हम लोग त्यागते हैं उसके अंदर क्या है, ठीक है ना? तो अगर मूत्र की जो बनावट है, मूत्र में साधारणतः जो है जल होता है, यूरिया होगा, सोडियम क्लोराइड होगा, ठीक है, ये विद्यमान होते हैं। अगर एक मनुष्य 24 घंटे में 80 से 100 ग्राम प्रोटीन आहार के रूप में लेता है तो उसके मूत्र में प्रतिशत मात्रा निम्नलिखित होगी। मतलब करके अगर कोई व्यक्ति है 80 से 100 ग्राम अगर प्रोटीन लेता है 24 घंटे के अंदर, तो उसके मूत्र के अंदर कौन सी मात्रा कितनी, कौन सी चीज कितनी मात्रा में हो सकती है, यहाँ पे नीचे दिखाया गया है। करके 96% उसके अंदर जल होगा। ठोस के रूप में उसमें क्या होगा? तो करके 4% होगा ठोस, मतलब 96 और 400 होगा ना जी। तो करके उसमें से 2% यूरिया हो जाएगा, और अन्य पदार्थ 2% होंगे उसके अंदर पाए जाएंगे। समझ रहे हैं ना? अन्य चीजें उसके अंदर पाई जाएंगी। उसके बाद से क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिए, यूरिया प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का उप उत्पाद होता है। मतलब उप उत्पाद का मतलब क्या समझ रहे हैं? मतलब कि जो ये यूरिया बनता किससे है, तो हम आपको समझा देते हैं, पहले भी बताए हुए हैं। जो हाथी उदी के चित्र था, मछली के चित्र था, वहां पर भी कि भाई जो प्रोटीन होता है ना वो अमीनो अम्ल से बना हुआ है। किससे बना है? अमीनो एसिड से बना हुआ है, ठीक है ना?
तो जब क्या होता है, जब प्रोटीन जब टूटता है तो अमीनो अम्ल में टूटेगा, और अमीनो अम्ल क्या करेगा, सीधा अमोनिया बना देगा। क्या बना देगा? अमोनिया क्या होता है? जहरीला पदार्थ होता है। क्या होता है? जहरीला पदार्थ। इस अमोनिया को हम डायरेक्ट अमोनिया के रूप में त्याग नहीं कर सकते हैं। हमारा जो लीवर होता है वो भी उत्सर्जी अंग में काम करता है। वो क्या करता है, इस अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। किसे बदलता है? यूरिया में। और यूरिया में बदल करके वो ब्लड में भेजता है, और वहां से ब्लड क्या करता है, किडनी के पास आता है, छन जाता है और यूरिया अलग हो जाता है। समझ रहा है ना ये काम? तो भाई किसका उत्पाद है ये यूरिया? तो भाई प्रोटीन का उत्पाद है। प्रोटीन के टूटने से बनता है, यह अमीनो अम्ल से बनता है। मतलब कौन? प्रोटीन। यूरिया की सामान्यतः मात्रा जो है 100 ml में, अगर 100 ml अगर कोई व्यक्ति है, अगर 100 ml त्याग रहा है पानी, ठीक है ना, मूत्र त्याग रहा है, तो उसमें कह रहा है कि इसमें 30 mg क्या होगा, 30 mg जो उसमें क्या पाया जाएगा, यूरिया पाया जाएगा। ठीक है ना, 30 mg उसमें यूरिया पाया जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब इसके आगे यूरिक अम्ल, ठीक है ना, रक्त में इसकी सामान्य मात्रा 2 mg से 3 mg प्रत्येक 100 ml में होता है। मतलब कि अगर 100 ml रक्त होगा तो उसमें करके 2 mg हो सकता है, 2 मिलीग्राम या 3 मिलीग्राम हो सकता है। प्रतिदिन करीब 1.5 से 2 ग्राम यूरिक अम्ल मूत्र के साथ उत्सर्जित होता है। मूत्र का पीला रंग क्यों होता है, ठीक है ना, करके मूत्र का पीला रंग क्यों होता है, तो करके उसके अंदर एक रंजक, एक कलर होता है जिसका नाम है यूक्रोम के कारण होता है। ये भी याद रखिएगा, मूत्र का जो पीला रंग किसकी वजह से होता है, यूक्रोम के कारण होता है। ठीक है ना, यूक्रोम के कारण होता है। ये आपका जो है, ये आपका मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना, मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र समाप्त हो गया। हमने क्या पढ़ा, किडनी की संरचना, ठीक है ना, मतलब हमने पढ़ा उत्सर्जन तंत्र। किडनी के अंदर 4 भाग होते हैं इसके उत्सर्जन तंत्र के। किडनी होता है मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग होता है ना। अब किडनी के भीतर आंतरिक संरचना में जब हम लोग गए तो भाई उसको 2 भाग में बांट देगा, वल्कुट भाग में, मध्यांश भाग में। मध्यांश में हमने झांक कर देखा तो भाई उसमें क्या मिला हमको, उसके भीतर मिला हमें नेफ्रॉन। क्या मिला? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की संरचना को हमने देखा, एक संरचना निकाल करके, तो भाई उसमें हमें बोमेन संपुट मिला, पीसीटी मिला, भाई अवरोही मिला, हेनले लूप मिला, फिर से अवरोही मिला, डीसीटी मिला, संग्रह नलिका मिला ना जी? याद आ रहा दिमाग में? अरे दिमाग में कल्पना करके जो पिक्चर देखे हो उसको ध्यान रखो, ठीक है ना, कल्पना करना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं होगा। समझ में आया? अब आगे यहाँ पे दिया है होम्योडायलिसिस क्या होता है। मान लीजिए जब किडनी खराब हो जाता है तब क्या होता है, जब किडनी दोनों खराब हो जाएगा तो क्या होगा। ये खराब क्यों होता है, कई कारण हो सकते हैं। चोट की वजह से, किसी का अगर कोई व्यक्ति है शुगर ज़्यादा है, डायबिटीज पेशेंट है, तो उसको भी ये जो है हो सकता है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए कभी कभी विशेष परिस्थिति जैसे कि संक्रमण है, कोई बीमारी हो, संक्रमण हो, ठीक है, मधुमेह मतलब क्या होता है, डायबिटीज। कुलदीप आराम से रहो। मधुमेह, सामान्य से अधिक उच्च रक्तदाब, कि भाई आवश्यकता से अधिक क्या होगा, ज्यादा रक्तदाब, ब्लड प्रेशर ज्यादा रहेगा। किसी प्रकार की चोट के कारण वृक्क क्षतिग्रस्त होकर के अपना कार्य करना बंद कर देती है। क्षतिग्रस्त वृक्क के कार्य न करने की स्थिति में शरीर की आवश्यकता से अधिक मात्रा में जल, खनिज और यूरिया जैसे जहरीले विकार एकत्रित होने लगते हैं। जब क्या होगा, जब किडनी खराब हो जाएगा, काम करना बंद हो जाएगा, तो शरीर के अंदर क्या हो जाएगा, ये सब जमा होते रहेंगे, यूरिया, यूरिक अम्ल जमा होंगे ना जी। अच्छा, जमा होने लगते हैं क्योंकि जिससे रोगी की मृत्यु हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में वृक्क का कार्य एक अविकसित मशीन के इस्तेमाल से क्या किया जाता है, संपादित कराया जाता है। मतलब कि ये परमानेंट इलाज नहीं है, कुछ दिनों तक जीवित रखा जा सकता है इस मशीन का, इस मशीन की सहायता से, होम्योडायलिसिस की सहायता से। या मान लीजिए कोई व्यक्ति दान करने वाला है किडनी, या दाता को खोजा जा रहा है, तो जब तक कोई दाता नहीं मिल रहा है, जब तक कोई देने वाला किडनी नहीं मिला, तब तक हम उस व्यक्ति को, उस मरीज को क्या कर सकते हैं, हम होम्योडायलिसिस पे रख सकते हैं, उसका ब्लड को फिल्टर कर करके। मतलब जो काम किडनी कर रहा था वैसे ही एक मशीन बना देंगे, ठीक है ना। और वो मशीन क्या होगा, ब्लड बाहर जाएगा, मशीन में जाएगा, फिर से छन करके मूत्र अलग हो जाएगा, फिर से छन कर वो ब्लड जो है शरीर के अंदर आ जाएगा। तो ऐसे होता है, ब्लड सब जितना शरीर के ब्लड सब बाहर निकलता है। सोचो इसमें क्या होता है, ब्लड जो है वह सब बाहर निकलेगा, धीरे धीरे एक तरफ जाएगा, एक तरफ से आएगा शरीर के अंदर, समझे ना। होम्योडायलिसिस में तो रक्त को छानने का काम करता है, तो जो किडनी काम कर रहा था वही काम करेगा। कौन काम करेगा, तो एक डायलिसिस मशीन है, कौन सा नाम है इसका, डायलिसिस मशीन, ठीक है ना। ये मशीन ये क्या करती है, ये किडनी की तरह ही कार्य करती है। मतलब किडनी डायलिसिस मशीन एक कृत्रिम वृक्क की तरह कार्य करता है।
ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना है, डायलिसिस मशीन होता है। ठीक है, आप थोड़ा यहाँ पे चित्र में भी देख सकते हैं। देखिए ये एक देवी जी हैं, है ना, इनका रक्त कहाँ जा रहा है, ये है आपका डायलिसिस मशीन, डायलाइजर है। ठीक है ना, ये रक्त क्या कर रहा है भाई, एक देखिए, एक से रक्त जाएगा यहाँ पे छनेगा रक्त, फिर से इधर जो है यूज्ड डायलिसिस फ्लूइड, मतलब कुछ यहाँ पे पदार्थ होंगे, उसको यूज करके यहाँ पे निकाल दिया जाएगा। बाकी इसके अंदर कुछ चीजें मिलाई भी जाएंगी, ठीक है ना, जिससे कि क्या हो सके, वो साफ हो सके। ठीक है ना, ब्लड क्या हो सके, साफ हो सके। और फिर से जब क्लीन ब्लड हो जाएगा, जब साफ हो जाएगा, फिर से क्या होगा, उसके शरीर में भेज दिया जाएगा। ठीक है ना, ये आपका डायलिसिस की प्रक्रिया है। यहाँ पे कुछ पंप लगा रहेंगे जो ब्लड को क्या करेंगे, पंप करेंगे, मतलब गति कराते रहेंगे, ऐसा नहीं कि ब्लड रुक जाए। ठीक है, कुछ इसके अंदर अन्य चीज़ें भी मिलाई जाएंगी जो एंटीकोगुलेंट होगी, मतलब उसको जमने से रोकेंगी। भाई मान लीजिए इसके अंदर आया, पता चले कि ब्लड में जम गया तो गड़बड़ा जाएगा ना, ब्लड न जमे तो कुछ उसके अंदर मिलाएंगे भी ताकि वो जमे नहीं। बात समझ गया ना। अब ये ऐसे दिया है चित्र में और ऐसे दिया है बुक में, होम्योडायलिसिस ऐसे दिया है बुक में। ये मान लीजिए ये है उसी कन्या का हाथ मान लीजिए, ठीक है ना, ये हो गया आपका ब्लड, यहाँ से निकलेगा, कहाँ से, धमनी में से निकलेगा। किसमें से निकलेगा, धमनी में से। धमनी में से ब्लड निकलेगा और यहाँ पे पंप मशीन लगा हुआ है, पंप करेगा, ब्लड इधर आएगा, फिर यहाँ से क्या होगा, इसमें जाएगा, ये डायलाइजर है, छानेगा ब्लड को, ब्लड को छानेगा, यूरिन को अलग करेगा, और फिर से क्या होगा, ब्लड शुद्ध रक्त होते हुए यहाँ से गति करते हुए क्या जाएगा भाई, सिरा के माध्यम से शरीर में चला जाएगा। देख रहा है ना, तो ये होम्योडायलिसिस का काम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ज्यादा समय नहीं देते, याद हो जाएगा। अब आज ये पादप में उत्सर्जन पढ़ लेते हैं। अभी तो किसमें पढ़ रहे थे, जंतु में, मनुष्य में उत्सर्जन पढ़ रहे थे ना। अब पादप अपने पदार्थ को, जो पादप के अंदर जो खराब पदार्थ होते हैं वो कैसे उत्सर्जित करते हैं। अब मान लो आप ऑक्सीजन लेते हो, सांस लेते हो ना, तो क्या उसमें लेते हो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अंदर जाता है, हवा अंदर जाता है, मतलब उसमें ऑक्सीजन होता है ना जी। तो ऑक्सीजन लेते हो, ऑक्सीजन कहाँ से आता है, पेड़ पौधे से आता है। पेड़ पौधे क्यों छोड़ देते हैं भाई, उनके लिए बेकार है, वो उनके लिए कोई काम नहीं है। तो उनके द्वारा उत्सर्जित पदार्थ को हम लोग को लेते हैं और पूरे चाव से लेते हैं उत्सर्जित पदार्थ, समझ रहे हैं ना। अगर 1 मिनट ना ले तो चले जाएंगे ऊपर, चले जाएंगे ना, सोचो कितना है। उसके बाद से क्या हो कि हम उत्सर्जित पदार्थों को नहीं लेते हैं, समझ रहे हैं ना। बहुत सारे जीव हैं जो क्या करते हैं, उत्सर्जित चीजों को खाते हैं। अभी मान लो मनुष्य का जो मल है, क्या करते हैं, बहुत सारे कीड़े मकोड़े मल को खा लेते हैं, बहुत सारे जानवर खा लेते हैं ना। वैसे ही आप भी किसी का उत्सर्जित पदार्थों को ही तो ले रहे हैं, समझ रहे हैं ना जी। तो उतना अपने आप को उच्च श्रेणी का जीव मत समझिए, ठीक है ना। कोई उत्सर्जित कर रहा है तो आप ले रहे हैं, समझे। हाँ जी, भगवान ने ऐसा बना दिया, प्रकृति ने, नेचर ने ऐसा बना दिया है कि ज़्यादा अपने आप को उच्च समझने की आवश्यकता नहीं है। पादपों में उत्सर्जन कैसे होता है देख लीजिए, यहाँ पे ज़्यादा नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि पौधों में गैसीय उत्सर्जित पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, क्या पेड़ पौधों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्सर्जित पदार्थ होता है क्या, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उनके लिए आवश्यक होता है। लेकिन रात के समय जब भोजन नहीं बनता है तो वो लोग भी, बहुत सारे पौधे होते हैं जो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, समझा ना। जब खाना बनता है तब ऑक्सीजन छोड़ते हैं सब दिन के समय, ठीक है ना। रंध्र का मतलब क्या होता है, रंध्र मतलब एस्ट्रोमेटा, जो पत्तियों के अंदर छोटे छोटे छिद्र होती हैं, देख रहे हो ना। मेढक भी कह रहा है कि हाँ समझ रहा है आप, ठीक है, मेढक भी बगल से बोल रहा है। वातरंध्र का मतलब क्या भाई, मतलब कि जो तने के अंदर जो छोटे छोटे छिद्र है उसको वातरंध्र बोलेंगे, ठीक है, द्वारा निष्कासित होता है। मतलब ये गैस क्या होते हैं, रंध्र के द्वारा, और किसके माध्यम से, वातरंध्र के द्वारा बाहर निकलते हैं। पौधे अपने ठोस अपशिष्ट पदार्थ और उत्सर्जित पदार्थों को पत्तियों या छाल में संचित रखते हैं। देखते हैं पेड़ पौधों का छाल गिरने लगता है, धीरे धीरे कुकचने लगता है, वो क्या करते हैं, अपने उत्सर्जित पदार्थ को, अपने खराब पदार्थ को उसी के अंदर, छाल के अंदर जमा करते रहते हैं। वो क्या होता है, वो एक समय के बाद वो कोशिका मर जाता है और सूख के नीचे गिर जाता है, छिलका गिर जाता है ना, तो वो उसकी अपशिष्ट पदार्थों को जमा करने की वजह से होता है। इसके अलावा देखेंगे कुछ पौधों की जो पत्तियां होती हैं धीरे धीरे पीली पड़ जाती हैं और टूट के नीचे गिर जाती हैं। पीली क्यों पड़ने लगी हैं, क्योंकि उसने क्या किया, जो उत्सर्जित पदार्थ हैं उनको उसमें जमा करते गया है, और अंत में जब ज्यादा हो जाता है तो वो क्या होता है, वो जो है इधर पीला पड़ने लगता है और वो गिर जाता है, मर जाते हैं फिर उसके, ठीक है ना। इसके अलावा आपको पता है कि पादप कोशिकाओं के अंदर रिक्तिका होता है, रिक्तिका के अंदर वो जमा करते हैं, ठीक है। इसके अलावा पौधों में पाए जाने वाले जो मुख्य उत्सर्जित पदार्थ है, टैनिन, रेजिन, गोंद। भाई पेड़ पौधों को जब तोड़िएगा ना
उसमें से क्या निकलेगा? जब तोड़िएगा गोंद निकलेगा, दूध निकलता है ना, बहुत सारी चीजें वो निकालते हैं। तो गोंद जो निकलता है वो क्या, वो एक तरह से उनका उत्सर्जी पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है? उत्सर्जी पदार्थ है। ठीक है बाबू, तुम घर से पंखा के नीचे आए हो, सोने आए हो? गांव में तो लाइट है नहीं, सोच रहे हो चलो वहीं पे कोचिंग में चलेंगे, आप पंखा चलेगा। तो कानवा के नीचे एक चमेटा देंगे। अब देखो वहाँ कैसे फरना फरना के देख रही है। हाँ क्या आनंद आ रहा है। सर जी बोल बोल के एकदम पसीना छूटा सर जी का। हाँ आई सोने आए सर, आनंद है, आनंद है। हाँ चलो बेटा आनंद कर लो। ठीक है छालो जो होता है मृदा, जल भी उत्सर्जित करते हैं ना भाई। वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से जो अतिरिक्त जल होता है उसको क्या करते हैं, वो छोड़ देते हैं ना जी। तो पेड़ पौधों की तरह उत्सर्जन। और देखते हैं क्या और कुछ है क्या? बस यही है। ठीक है तो चैप्टर आपका खत्म हो गया ठीक है ना। हाँ एक चैप्टर खत्म। इसके बाद से आपका आ जाएगा समन्वय और नियंत्रण, जिसमें हम लोग जो है पादप के अंदर कैसे नियंत्रण होता है, कैसे कंट्रोल होता है, हम लोग के अंदर कैसे कंट्रोल और कैसे नियंत्रण होता है। ठीक है ना। हम लोग के अंदर तंत्रिका तंत्र है ना, ब्रेन है जो पूरे शरीर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। उसी तरह पादपों में कुछ है जो उनको कंट्रोल करने का काम करता है। तो उनके अंदर कैसे नियंत्रण होता है, हम लोगों में कैसे नियंत्रण होता है, उसके बाद से हम कल पढ़ेंगे, या कल कुछ क्वेश्चन का डिस्कस कर लेते हैं। टेस्ट हो जाए कल, हो जाएगा इसी चैप्टर का, हो जाए। अरे मारेंगे, बहुत मारेंगे सर जी। याद करो, मेहनत करो, हम कुछ नहीं जानते हैं। दिन हाँ केवल इसी चैप्टर का, केवल उत्सर्जन का। ठीक है ना। याद करो और लिखो और याद करो, दूसरा कोई काम नहीं है। ठीक है ना। देखो तुम मेहनत नहीं करो फिर जो नहीं मेहनत भगा देंगे, पक्का हम गारंटी भगा देंगे। सुबह शाम दोनों समय से भगा देंगे। ग्रुप से निकाल देंगे क्या? ग्रुप से हमारा ग्रुप में जोड़ दीजिए। हाँ जो मेहनत नहीं करेगा वो नहीं पड़ेगा। अब बताओ इसको नोट करना है। अब पूरा जो पीडीएफ एक ही बार भेज देते हैं उसको नोट कर लेना। ठीक है ये ध्यान रखना। ठीक है अभी पूरा पीडीएफ भेजेंगे, यही जाएगा ना। लेकिन जो इसमें लिखे हो क्या है वो नहीं जा पाएगा। ठीक है ना। केवल सिंपल में जो है जो लिखे नहीं है बस वही जाएगा। क्या कि मोबाइल से भेज रहा है ना, इससे नहीं भेज रहा है। इससे आएगा तो भाई ताम दाम, हमको नहीं पता कैसे इससे बाहर निकालते हैं। ठीक है ना, उतना कम जानकारी है। ठीक है अभी जाना नहीं है, रुको। देखो 9 वाले आए, सबके नहीं आए।